तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि बीएड बीटीसी मामला जब से सुप्रीम कोर्ट में चर्चित हुआ है, एनसीटीई की जो चर्चा है वो बहुत ज़ोरों से हो रही है और सभी के मन में एक क्यूरियोसिटी है, मैं कहूँ कि वो एनसीटीई के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये एनसीटीई क्या बला है। तो आज जो हम लोग बातचीत करेंगे, मैं आज एनसीटीई के बारे में मैं आपको बताऊंगा और एनसीटीई के जिस अधिसूचना पे, जिस नोटिफिकेशन पे विवाद चल रहा है उसके संदर्भ में भी इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी संस्था हो या किसी के बारे में हम जानने चलते हैं तो उसके इतिहास के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेना ज़रूरी होता है। तो दो तीन चीज़ें मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। 1973 से पहले या 1973 के बाद तक भी इस देश में ऐसी कोई संस्था नहीं थी, ऐसी कोई संवैधानिक संस्था नहीं थी जो कि अध्यापक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन कर सके, मॉनिटरिंग कर सके और मानदंड निर्धारित कर सके। 1973 से पहले भी एनसीटीई थी और बाद में भी थी, लेकिन ये सिर्फ एक सलाहकार संस्था थी और इसका काम था, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, इनको वो इससे संबंधित अपने सलाह देती थी। इसके अपने कोई अधिकार नहीं थे, यूँ कहें केवल एक सलाहकार संस्था थी। सर्वप्रथम 1986 में हम सभी जानते हैं कि एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1986 में एक कल्पना की गई कि कोई एक ऐसी संवैधानिक संस्था स्थापित की जाए जिसके पास अपने अधिकार हो, खुद के अधिकार हो, जिन अधिकारों का प्रयोग करके ये संस्था जो अध्यापक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम हैं उनको नियंत्रित करे और निर्देशित करे। इसमें सर्वप्रथम ये कल्पना की गई दोस्तों, और एक डेट याद रख लीजिए आप लोग, 17 अगस्त। इसके रिगार्डिंग एक अधिनियम लाया गया था जिसको एनसीटीई अधिनियम कहा गया, एनसीटीई अधिनियम कहा गया, और ये आया 1993 में। इस अधिनियम के बारे में आप लोग जानते होंगे। इसी अधिनियम के अनुसार एनसीटीई की स्थापना की गई। इसी अधिनियम में जो भी एनसीटीई की शक्तियां हैं वो इसी अधिनियम में है। इसीलिए हम कहते हैं कि एनसीटीई जो है एक संवैधानिक संस्था है। एनसीटीई अस्तित्व में कब आई तो ये भी जान लीजिए, जानना जरूरी है। 17 अगस्त 1995 में एनसीटीई जो है अपने अस्तित्व में आई और जो इसके अधिकार थे वो इस अधिनियम में, एनसीटीई अधिनियम में उल्लिखित है और इन्हीं अधिकारों का, इन्हीं प्रावधानों का प्रयोग करके वो सारी चीज़ें अध्यापक शिक्षा से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे उनका पाठ्यक्रम हो, उनके लिए फीस निर्धारण हो, पाठ्यक्रम में क्या रहेगा, कितनी अवधि रहेगी, सारी चीज़ों का निर्धारण यही एनसीटीई ही करती है। तो एनसीटीई के कार्य कहाँ दिए हुए हैं दोस्तों? हो सकता है कि हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो कहीं पे ये पूछ भी लिया जाए, तो ये दोनों तरह से महत्वपूर्ण है दोस्तों कि इसके बारे में हम जानते रहें। इसकी थोड़ी सी संरचना के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। मोटा मैं आपको संरचना इसकी बताऊँगा। इसमें एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, सचिव होता है और सदस्य सचिव होता है। इन सब की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष मैं आपको बता दूं इस समय है प्रोफेसर दिनेश सकलानी जी। तो दिनेश प्रसाद सकलानी जी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एनसीटीई के। दूसरी चीज़ है दोस्तों, अब हमें जानने की ज़रूरत ये है कि वास्तव में इस एनसीटीई के कार्य क्या हैं, क्या क्या कार्य एनसीटीई करती है। तो इसके कार्यों का विवरण है दोस्तों। इसके कार्यों का विवरण जो एनसीटीई अधिनियम है, एनसीटीई अधिनियम के अध्याय याद रख लीजिए, अध्याय 3 में और इसके धारा 12 से इसके कार्य स्टार्ट होते हैं। इसके धारा 12 में ऐसा कहा गया है, यदि हम बीएड बीटीसी के बारे में इसके संदर्भ में यदि बात करें तो इसी अध्याय 3 की धारा 12 में ये इनकी नियुक्ति और योग्यता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं
कि किसकी योग्यता क्या रहेगी प्राथमिक शिक्षा में भर्ती के लिए, तो ये योग्यता निर्धारण का काम इसी धारा में दिया हुआ है। याद रख लीजिए, अध्याय 3 के उपधारा इसको कहें हम 12 के उपधारा घ में ये प्रावधान है कि किसी भी अभ्यर्थी की योग्यता प्राथमिक विद्यालय हो या फिर और भी संस्थाएं हो, तो उसका स्टेप बाय स्टेप उसमें सारा विवरण जो है वो दिया गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, जो विवाद बना, मैंने आपसे पहले ही वीडियो में बताया कि जो विवाद हुआ था उसके बारे में भी मैं बताऊँगा कि कहाँ से विवाद ये हुआ। तो एक अधिनियम है, हम सभी जानते हैं 2009 में आया शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, RTE 2009। इसकी धारा 23 के खंड 2 में ऐसा लिखा गया है दोस्तों, मैं हवाई नहीं कह रहा हूँ, ये देखिए मैं जो भी बात करूँगा ये पूरे फैक्ट से और पूरा ये अधिनियम का मैंने अध्ययन किया है, तब ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें क्या प्रावधान है, इसमें प्रावधान ये है कि यदि केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि किसी राज्य विशेष में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी कम है, ध्यान दीजिएगा, अब जाके इसको पढ़ भी सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा या आप कहेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं डाल दूंगा। यदि केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि किसी राज्य में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो कम है या कुछ उसको आवश्यकता महसूस होती है, तो वो जो ये अध्याय 3 में निर्धारित योग्यता है टीचर्स की नियुक्ति के लिए, जो अध्याय 3 के धारा 12 घ में जो योग्यता है उसको शिथिल कर सकती है, लेकिन इसमें दोस्तों एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि 5 वर्ष से अधिक के लिए वो शिथिल नहीं कर सकती है, 5 वर्ष से अधिक वो नहीं कर सकती, जो ये शिथिलता होगी वो 5 वर्ष तक के लिए वो कर सकती है। अब विवाद क्या हुआ, सबसे बड़ी बात तो यही है कि अधिसूचना इसने जारी किया, तो ऐसा प्रावधान है कि जो भी कार्य NCTE करेगी तो जो उसको केंद्र सरकार से निर्देश प्राप्त होते हैं उसके अधीन ही करेगी। और देखिए यदि विवाद होता है तो इसी NCTE अधिनियम 29 में ये दिया गया है, इसी NCTE के अधिनियम की धारा 29 में ऐसा दिया गया है कि यदि किसी नीति पे विवाद हो जाता है तो वहाँ पे जो फाइनल निर्णय होगा, जो ये कहें कि फाइनल आउटकम आएगा, वो केंद्र सरकार का ही माना जाएगा। यदि NCTE कहती है कि नहीं ये गलत है और केंद्र सरकार कहती है कि ये सही है, तो केंद्र सरकार का संकल्प ही अंतिम रूप से सही माना जाएगा। तो यही नोटिफिकेशन जो है दोस्तों, अब कहाँ चूक हो गई NCTE से इस नोटिफिकेशन में कि या उसने सरकार से, केंद्रीय सरकार से इजाज़त नहीं ली, अप्रूवल नहीं लिया, यही जो है वो बहस का कारण बना। और इसी के आधार पे आप देख रहे होंगे 10 जनवरी को डेट भी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वो उसको परिभाषित, जो कानून के जानकार हैं उसको परिभाषित करेंगे कि कहाँ फॉल्ट हुई है या नहीं हुई है, उसी के आधार पे इसका निर्णय आएगा। तो मैं समझता हूँ दोस्तों कि NCTE की जो रूपरेखा है वो मैंने आपको बता दिया और बिल्कुल ऑथेंटिक मैंने आपको बताया। और जो भी NCTE अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है वो उसको ऑलरेडी यहाँ NCTE अधिनियम 1993 में दिया जा चुका है। ये अधिनियम यदि आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। इस वीडियो में यदि सारी चीज़ों को कवर किया जाए तो ये वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबी हो जाती। तो यदि आप कहेंगे आप विस्तार से इसके बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं, मैं टेलीग्राम पे इसको डाल दूंगा इसका PDF। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि इससे संबंधित आपके पास कोई क्वेरी है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है आपके, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट ज़रूर आपसे करूँगा कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।